नमस्कार दोस्तों, जीएस फॉर ऑल के इस एटलस की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हमने चाइना को देख रहे थे। चाइना के कुछ भागों का आपने अध्ययन किया, जिसे चीन को दो भाग में बांट के आपने एक पश्चिमी चीन और एक पूर्वी चीन दो भागों में आपने बांटा था। और कल जो है पहाड़ी क्षेत्रों का आपने पहाड़ी क्षेत्रों को देखा, जिसमें हिमालय पर्वत, फिर कुनलुन शान, तिएन शान और अल्ताई शान को आपने देखा था। तो आइए देखते हैं आज ये अल्ताई शान, और फिर इसमें आपने तिब्बत के पठार को भी देखा, जो कि क्या है, एक अंतः पर्वतीय क्षेत्र है। तो तिब्बत के पठार को से बहुत सी नदियां निकलती है, जिसमें भारत की प्रमुख नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र को आपने देखा। फिर मेकांग नदी और शाल्विन नदी को भी देखा था। तो आइए दो बेसिन जो क्षेत्र है, एक जुंगेरियन बेसिन आपने कल इसकी भी अवस्थिति जानी थी, और एक जो क्षेत्र है तारिम बेसिन, इन दोनों को देखा था। तो देखिए, जुंगेरियन बेसिन एक्चुअली उसे मध्य एशिया का चीन में प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो और दूसरा तारिम बेसिन है। तो तारिम बेसिन को हम जानते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर जो कल की कक्षा देखे हो तो ठीक है, और नहीं देखे हो तो फिर वो प्लेलिस्ट में जाके देखें पूर्व की कक्षा को। तो यहाँ आपने देखा क्या, ये हिमालय का क्षेत्र है, ये कुनलुन शान है, ये तिएन शान है और अल्ताई शान है। याद रखने के लिए आपको अल्ताई माउंटेन और हिमालय माउंटेन के बीच के कुछ क्षेत्रों को बताया गया था। तो प्रमुख रूप से ये चार है, ऐसे 5 दिया गया था कल, लेकिन 4 आप पे इसको भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आप देखिए तारिम बेसिन, कुनलुन शान और तिएन शान के मध्य तारिम बेसिन का क्षेत्र है। तो यहाँ आपने कुनलुन शान और तिएन शान, यहाँ तारिम बेसिन का क्षेत्र है। तो बेसिन ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां वर्षा का जल या फिर जल किसी भी प्रकार से वहां एकत्रित हो जाता है, तो वो क्षेत्र बेसिन, ये नदियों के द्वारा एकत्रित हो जाता है, वहां से नदियां निकलती भी है बेसिन से। तो ध्यान रखिए। तो तारिम बेसिन का क्षेत्र है। तारिम बेसिन एक निम्न भूमि या लो लैंड एरिया है, जिसके अंतर्गत तकला मकान मरुस्थल आता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है तकला मकान नामक मरुस्थल कहाँ है, तो यह है चीन में है। ध्यान रखिए इसको, मरुस्थल है। चीन का सबसे निम्न भूमि क्षेत्र लोपनोड है, जो कि चीन का परमाणु परीक्षण क्षेत्र भी है। और तीसरा तथ्य देखिए, तकला मकान एक शीत मरुस्थल है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो तारिम बेसिन में तकला मकान मरुस्थल है, तकला मकान मरुस्थल चीन में है, तकला मकान मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। और तकला मकान के समीप ही लोपनार जो क्षेत्र है, वो चीन का परमाणु परीक्षण क्षेत्र है। क्षेत्र राजस्थान में है, वो भी न्यूक्लियर टेस्ट के लिए जाना जाता है भारत का। ध्यान रखिएगा, दोनों की तुलनात्मक याद कीजिए तो आप इसको ध्यान रखते हैं। जैसे भारत का पोखरण क्षेत्र है, उसी तरह लोकनाथ क्षेत्र चीन का है। आइए चीन की प्रमुख नदियों को देखा जाए। तो इसमें नदियां हैं, जिसे आप चीन में यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आमूर नदी, हुआंगहो नदी, यांग सिक्यांग या यांगजी नदी और सिक्यांग नदी, इस 4 नदी जो को यदि आप देख लेते हैं तो ये इसकी प्रमुख नदियों से आप परिचित हो जाते हैं। आइए यहाँ देखें, चीन का पूर्व, जैसा आप जानते थे पश्चिमी भाग कल की कक्षा में आपने देखा कि यह पर्वत और पहाड़ियों का क्षेत्र है, जबकि पूर्वी भाग जो है वो मैदानी इलाका है। तो इसी मैदानी इलाका में को देखा जाए तो जहां कई नदियां प्रभावित होती है, जिसमें प्रमुख क्या है, पहला देखिए अमूर नदी देखिए अमूर नदी है। तो यहाँ अगर आप चीन से सटे हुए देश को देखिए तो एक मंगोलिया है और दूसरा रसिया है इस क्षेत्र में। ऐसे तो अन्य छोटे छोटे देश भी हैं, लेकिन आप यहाँ मंगोलिया और रूस की अवस्थिति को आप का अवलोकन एटलस में कीजिए। तो देखिए मंगोलिया का क्षेत्र है, और मंगोलिया में ही गोबी मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के साथ है। तो यहाँ एक्चुअली इसका बहुत बृहद भाग जो है मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल का पड़ता है। तो रूस और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती है अमूर नदी। इसको ध्यान में रखिए आप, चीन एवं रूस के मध्य प्रवाहित होती है, तो ये प्राकृतिक सीमा बनाती है इसके। दूसरा देखिए हुआंगहो नदी चीन की प्रमुख नदी है, ध्यान रखिए हुआंगहो नदी उत्तरी चीन की है। इसमें लोयस का डिपोजिट ये मिलता है। इस क्षेत्र में मंगोलिया से लाया गया लोयस का कण मिलता है। तो लोयस क्या होता है, पवन के द्वारा जो मिट्टी के कण निक्षेपित किए जाते हैं, यानी उड़ा के नदियों में गिराए जाते हैं, तो उसी को हम लोयस कहते हैं, ठीक है, पवन के द्वारा। तो यहाँ देखिए 3 टर्मिनोलॉजी है। तो 3 टर्म को आप देखिए, हिमोड, जब बर्फ के द्वारा नदी में
बर्फ के द्वारा कोई कण नदी में निक्षेपित होते हैं तो उसको हिमोड कहा जाता है। और यदि पवन के द्वारा कोई कण निक्षेपित होता है तो उसको लोयस कहा जाता है। और जलोढ़ कहा जाता है जल के द्वारा, यानी नदी के द्वारा यदि कोई कण लेके आया जाता है, मिट्टी के कण, तो उसको जलोढ़ कहा जाता है। तो इसी तरह यहाँ देखिए क्या है, वांगहो नदी में लोयस का जमाव मिलता है। और यह क्षेत्र कहा, मंगोलिया बगल में, मंगोलिया से लाया गया, यानी गोबी मरुस्थल से लाया गया लोयस का कण मिलता है यहाँ पर। तो जिसके कारण देखिएगा मंगोलिया का ये जो क्षेत्र है, ये जो लोयस लाया जाता है तो ये कैसे रंग का रहता है, पीला रंग का रहता है। तो इसको हम एलो रिवर भी कहते हैं, याद रखिएगा, एलो रिवर भी कहा जाता है, रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको एलो रिवर या पीत नदी भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिए आप। और तीसरा देखिए यहाँ पर दूसरा जो है यांग सिक्यांग या यांगी नदी, ये मध्य चीन की नदी है। और यदि चीन को दो भागों में बांटने, चीन के उत्तरी और दक्षिणी भाग को बांटने का भी काम ये नदी करती है। तो यहाँ देखिए दो चीज है, एक आप पर्वत के रूप में आप जाइए, ये कुनलुन सान को देखें ना, कुनलुन सान जो है, कुनलुन सान जो है पर्वत है, और यांग सिक्यांग नदी या यांगी नदी भी जिसको कहा जाता है, यह चीन को दो भागों में बांटती है। ये पर्वत कुनलुन सान और यांगजी नदी, ये उत्तरी चीन और दक्षिणी चीन में आपको बांटने का काम करती है। यहाँ नदी जो दो भागों में बांट रही है, उत्तरी चीन और दक्षिणी चीन को, यहाँ नॉर्थ चाइना कह सकते हैं इसको, और यहाँ पर साउथ चाइना कह सकते हैं। तो यदि उत्तरी भाग को देखा जाए तो यहाँ टेम्परेट क्षेत्र है, टेम्परेट रीजन है आप मानिए, और यहाँ पर है ट्रॉपिकल ये रीजन है। ये टेम्परेट रीजन का मतलब हुआ कि ये शीतोष्ण क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंध का है, और ये है उष्ण कटिबंध का क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय फसलों का उत्पादन होता है, जबकि उत्तर की ओर शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण फसलों का उत्पादन होता है। अगर आप देखिए उष्ण कटिबंधीय फसल में जो आते हैं उसमें ज्यादा वर्षा की मात्रा और वर्षा और पानी चाहिए इसके लिए, तो वैसे फसल आते हैं। तो यहाँ देखिएगा इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये यांग सिक्यांग का क्षेत्र और हांगहो का जो क्षेत्र है, यही ज्यादा फसलों का उत्पादन होता है। जैसे कि आप जानते हैं गेहूं, चावल, तंबाकू आदि के उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। चावल के उत्पादन में अगर देखा जाए तो 35% विश्व का उत्पादन अकेला चाइना ही करता है, जिसके कारण वह अव्वल भी है उत्पादन में। तो आइए फिर हम इसको देखते हैं, तीसरी नदी को देखेंगे। तीसरा नदी है सिक्यांग नदी, जो कि दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण की नदी है। तो आपने देखा चीन को यदि देखा जाए तो एक उत्तर यांग सिक्यांग या कुनलुन सान जो है पर्वत, वो चीन को दो भागों में बांट रही है, एक उत्तरी चीन और दक्षिणी चीन। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी चीन में जो फसल पाई जाएगी वो टेम्परेट रीजन का है, तो इसमें आप टेम्परेट क्रॉप कहेंगे उसको। और दक्षिणी चीन में जो पाई जाएगी फसल उसको ट्रॉपिकल क्रॉप कहेंगे। तो ट्रॉपिकल हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय वाला, और ये हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय, ध्यान में रखिएगा शीतोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ देखिए लिख दिया गया ट्रॉपिकल क्रॉप, उष्ण कटिबंधीय फसल, ज्यादा तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है इसको। जैसे में क्या है, गन्ना है, चावल है, चाय है, कॉफी है। तो ये देखिए इस फसल में चीन का प्रमुख स्थान है। जैसे आप जानते हैं कि चावल और चाय के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है विश्व में। दूसरा देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय फसल, जैसे गेहूं, बार्ली, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ध्यान में रखिएगा इसको। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना शीतोष्ण कटिबंधीय फसल, तो ये उत्तर चीन में आपको रहेगा टेम्परेट क्रॉप के रूप में, उत्तर ठंडा का क्षेत्र है। अब यहाँ पे देखिए यदि हमें यांग सिक्यांग नदी जो चीन को दो भागों में बांट रही है, तो यहाँ पर यांग सिक्यांग और दक्षिण की नदी जो सिक्यांग नदी थी, ठीक है, तो उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको सेचुआन प्रदेश कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये सेचुआन प्रांत में यहाँ पर सिल्क और टी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगर देखा जाए तो सिल्क और चाय जो है के उत्पादन में भी पहला पोजीशन है इसका, प्रथम स्थान। तो अगर भारत के कंपैरिजन में देखा जाए तो सिल्क का प्रथम उत्पादक के राज्य जो है वो कर्नाटक है, जबकि आप चाय में देखिएगा तो प्रथम उत्पादक राज्य जो है, प्रथम स्थान जो रखता है वो असम का। आइए यहाँ देखें हम कुछ इसके क्षेत्र को, मंचूरिया का क्षेत्र। तो ये जो है चीन के उत्तर पूर्व का लौह इस्पात केंद्र है मंचूरिया, ध्यान रखिएगा।
ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र है और यह लौह उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 3 जो केंद्र है, आन सान, फूशान और सेनयांग, ये लौह उत्पादक के क्षेत्र हैं। जैसे हम लोग के यहाँ देखिए दुर्गापुर है, भिलाई है, राउरकेला है या बोकारो जो है वो लौह इस्पात उद्योग वहां लगे हुए हैं। इसी तरह यहाँ मंचूरिया में भी आप देखिएगा आन सान, फूशान और सेनयांग जो मंचूरिया प्रांत में है वहां लौह उत्पादक के केंद्र है, लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संघाई क्षेत्र जानते हैं, चीन का जो संघाई शहर है वो बहुत आधुनिक शहर है। और देखिए अगला देखिए ताइवान। तो ताइवान जो है वो द्वीप है और बहुत से द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है और ये अभी फिलहाल चीन के ही नियंत्रण में है। चीन और दूसरा देखिए हांगकांग। हांगकांग का जो क्षेत्र है यह चीन को, ये पहले ब्रिटिश उपनिवेश था, हांगकांग ब्रिटिश उपनिवेश, और चीन का ही एक प्रदेश है मकाओ जो पुर्तगाली उपनिवेश था, लेकिन फिलहाल वो चीन को मिल चुके हैं वो क्षेत्र। तो अभी हांगकांग की अर्थव्यवस्था भी विश्व में एक प्रमुख अपना स्थान रखती है। तो अगर देखा जाए तो हांगकांग जब चीन को मिला तो 2 कंट्री 1 नेशन की पॉलिसी, लेकिन जबकि भारत जो है 2 कंट्री 1 नेशन की पॉलिसी का समर्थन करता है चीन का, इसलिए हांगकांग को भारत चीन का ही भाग मानता है। ताइवान को भी भारत जो है चीन का ही भाग मानता है, लेकिन ताइवान में अलग एक राष्ट्रवादी चीन की सरकार वहां है जिसको क्या फार्मोसा द्वीप कहा जाता है और इसकी राजधानी जो है ये ताइपे है, ध्यान रखिएगा ताइपे, लेकिन फिर भी ये चीन का ही भाग माना जाता है। तो इस प्रकार आपने आज की कक्षा और कल की कक्षा 2 मिला के चीन को का विस्तृत अध्ययन किया। फिर अगली कक्षा में हम कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।